वाह, क्या आईपीओ है। आज वाह क्या आईपीओ में बातचीत करेंगे हम क्रिजैक लिमिटेड के नंबर्स के ऊपर। मैनेजमेंट से हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले बेसिक डिटेल आपके सामने रख देते हैं आईपीओ की। यह आईपीओ आज से लेकर 4 जुलाई तक खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 233 से लेकर 245 रुपए पर शेयर है। आईपीओ से कुल 860 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और ये फ्रेश इशू नहीं है, पूरा का पूरा ओएफएस है। लॉट साइज करीब 61 शेयरों का है। 15,000 रुपए के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 9 जुलाई के आसपास लिस्टिंग हो सकती है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के जरिए ऑलरेडी 258 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, जिसमें सारे मार्की नेम है, जैसे कि सोसाइटी जनरल है, जिसमें पाइन ब्रिज है, इनाम ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बैकस ग्रुप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, कार्लिलियन ग्रुप है, मोतीलाल ओसवाल है, बंधन है, एक्सिस है, कोटक है। सारे बड़े नाम इसके अंदर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की व्यू आए हैं उसमें केनरा बैंक है की तरफ से अप्लाई है, एसबीआई की तरफ से अप्लाई है, चॉइस की तरफ से अप्लाई है, वेंचुरा अप्लाई कर रहा है, बीपी वेल्थ अप्लाई कर रहा है, एक्सिस कैपिटल की तरफ से कोई रेटिंग आते हुए नहीं दिखाई पड़ी है। इन डिटेल्स के साथ अब बातचीत करेंगे हम मैनेजमेंट से, और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ भी मौजूद हैं और साथ साथ कंपनी के चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं, जिनसे भी हम बातचीत करेंगे खास तौर से नंबर्स को लेकर। विकास अग्रवाल सर मौजूद है, पहले तो सीएमडी कंपनी के, उनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, साथ साथ कंपनी के सीएफओ भी मनीष अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं। विकास सर, पहले तो मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूँगा कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, मतलब जिस तरह के मार्की नेम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस तरह से कंपनी के नंबर सो फार देखने को मिले हैं, उसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया एंकर रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ा है कंपनी के आईपीओ को लेकर। लेकिन कंपनी का बिजनेस आप दर्शकों को समझाइए, किस तरह से B2B मॉडल कामकाज करता है, क्या कंपनी का ओवरऑल कारोबार है, क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन आप लेकर चल रहे हो गोइंग फॉरवर्ड। धन्यवाद सुमित जी। क्राइजैक एक प्लेटफॉर्म है जो स्कूल काउंसलर्स और एजेंट्स को कनेक्ट करता है यूनिवर्सिटीज के साथ। ओके। जो भी बच्चे विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं वो लोकल काउंसलर और एजेंट के पास जाते हैं। एजेंट उनकी मदद करता है कौन सी यूनिवर्सिटीज चूज करना है, कौन से कोर्स चूज करना है। जब वो फैसला ले लेते हैं कि इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो वो क्राइजैक प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अप्लाई करते हैं। हम उन एप्लीकेशन के साथ यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका ऑफर लाके एजेंट को देते हैं, फिर एजेंट बच्चों के साथ उनका वीजा फाइल करते हैं। ओके। तो एक चीज़ मनीष सर, मतलब थोड़ा बेसिक है और वो मतलब सॉरी फॉर माय इग्नोरेंस इवन, लेकिन ये क्राइजैक नाम सॉरी विकास जी, कहाँ से पिकअप किया आपने? क्राइजैक एक बहुत ही न्यूट्रल नाम है, जो कि आज कंपनी लगभग 75 देशों के एप्लीकेशन को हैंडल करती है। देश विदेश में कई जगह पे इनके एजेंट्स नेटवर्क है। तो ये ऐसा न्यूट्रल नाम है जिसमें टंग ट्विस्टिंग नहीं होता। कोई भी देश का किसी भी राष्ट्रीय का बासिंदा हो, वो क्राइजैक आयाम से बोल लेता है। ओके ओके ओके। अच्छा, आते हैं बाकी पार्ट्स के ऊपर। तो मनीष सर, एक चीज़, कंपनी जो रिसेंटली ग्रोथ के नंबर है, क्योंकि एजुकेशन मार्केट बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रही है और इंडिया की तरफ से एक अच्छे आउटफ्लो भी हैं बाहर की तरफ जाने के लिए, तो कौन कौन से मार्केट्स आप अभी केटर कर रहे हो, किन मार्केट्स को आप ग्रोथ में देख रहे हो, किस तरह के मार्जिन आप केटर करते हो? सर, करेंटली हम इंडिया से लगभग 60% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। Okay. और रेस्ट 40% हम अफ्रीका, साउथ एशिया और चाइना से करते हैं। ठीक है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ये कुछ जगह है जहां हमारा प्रेजेंस नहीं है या बहुत कम है, जहां हम इसे ग्रो करना चाहेंगे। और मार्जिन की साइड? सर, मार्जिन वाइज हमारा पैट अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास रहता है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही स्टेबल है। तो मार्जिन थोड़ा सा स्टेबल। अच्छा, दूसरी चीज़ मनीष सर, एक चीज़ और आप मेंशन करना कि ये जो एजुकेशन मार्केट है, इसमें आने वाले समय में किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि वेस्टर्न साइड पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट साइड भी हो आप और वेस्टर्न साइड पर भी हो, सो वेस्टर्न साइड के लिए मार्केट्स आप कैसे देख रहे हो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? सर, इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, जिसमें यूएस, यूके, आयरलैंड बहुत प्रोमिनेंट है, कनाडा बहुत प्रोमिनेंट है। बट अभी कुछ नए मार्केट्स भी डेवलप हो रहे हैं, जैसे यूएई, दुबई इज कमिंग अप न्यू डेस्टिनेशन, जो हर बच्चे को गोल्डन वीजा दे रहा है कोर्स कंप्लीशन के बाद। इंडिया भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन मार्केट बन रहा है। अभी रिसेंटली गिफ्ट सिटी में कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज ने अपना कैंपस खोला है।
मुंबई में भी कुछ नए फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कैंपस खुल रहे हैं। तो हमें लगता है कि कुछ समय बाद इंडिया भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन मार्केट बनेगा, जहां अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के लोग आएंगे। तो विकास सर, कहीं पढ़ रहा था मैं कि FY21 से FY25 के बीच में आपके नंबर्स में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और एक बड़ा जंप भी आया था। खास तौर से जो कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू का ग्रोथ था वो करीब 100% से ज़्यादा ही ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी थी, थैंक्स टू योर एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है और क्या ग्रोथ इसमें अब हम उम्मीद लगाकर चलें? सुमित जी, हमारा कंपनी का पिछले 10 साल से CAGR 100% से ग्रो कराया है। Okay. अगर मैं लास्ट ईयर का ट्रेंड देखूं तो लगभग 35% से लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल ग्रो किया था। एंड ओवरऑल अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री देखूं तो सिमिलर ग्रोथ पैटर्न दिखाई देता है। मेजर जी जी जी, आप बात कंटिन्यू करिए विकास सर। जी, तो हम भी इसी दिशा में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा भी ग्रोथ लाइन इसी दिशा में चलेगा। ओके, तो विकास सर, जो कोविड से पहले और जो कोविड के बाद की मार्केट है उनमें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, एजुकेशन साइड पर भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट साइड पर भी। सो अभी के लिए पोस्ट कोविड जो ग्रोथ का पार्ट है उसमें कौन से नए एरियाज को आपने आइडेंटिफाई किया, इमर्ज किया, या किस तरह के नए एरियाज को आप गोइंग फॉरवर्ड देख रहे हो जहां पे आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो? सुमित जी, आपने एकदम सही कहा। पोस्ट कोविड हमने यूके में बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया। लगभग आज के डेट में 90% रेवेन्यू यूके एज अ डेस्टिनेशन से आती है। हम कंपनी को सोर्स कंट्री में बहुत अलग अलग देशों में एक्सपैंड किए। आज अफ्रीका के कई देशों में कंपनी का एजेंट नेटवर्क है, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में एजेंट नेटवर्क है, इवन चाइना में भी एजेंट नेटवर्क है। एंड हमारा मानना है कि इन सभी देशों से हम यूके, यूएसए, जैसे मनीष जी ने कहा दुबई, ऐसे कई देशों में और हम अपना जाल फैला सकते हैं और ज्यादा वहां के बच्चों को गाइडेंस दे सकते हैं, एजेंट को गाइडेंस दे सकते हैं ताकि वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाए। ओके विकास सर, एक चीज और, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो, दशकों से इस बिजनेस को संभाल रहे हो, आप ज़्यादा बेहतर समझते हो। सो आपसे इसलिए समझना चाहूँगा कि क्या ये जो ग्लोबल टर्मोइल्स हैं, यानी ग्लोबल इवेंट्स हुए वॉर को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, ये और दूसरा करेंसी की स्ट्रेंथ, ये दो चीज़ें भी बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट करती हैं क्या? और अगर करती हैं तो किस हद तक डिविएशन होता है इससे? एकदम आपने सही कहा। जितना ज्यादा ग्लोबल टर्बुलेंस होगा उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी आती है। एंड इसका एक ही उपाय है कि हम जितना ज्यादा सोर्स मार्केट, जहां से हम बच्चे रिक्रूट करते हैं उसको हम सोर्स मार्केट कहते हैं, हम जितना ज्यादा सोर्स मार्केट में अपना फैलाव कर सके और जितना ज्यादा डेस्टिनेशन मार्केट हम चूज कर सके। जैसे अभी यूएस में थोड़ा सा तनाव चल रहा है, बट दुबई बहुत ही खुले हाथों से बच्चों को बुलाया है। जैसा मनीष जी ने कहा, इंडिया खुद अपना में बहुत बड़ा डेस्टिनेशन मार्केट बनना चाहता है। तो क्योंकि हमारा नेटवर्क दुनिया में अच्छी तरह से फैला हुआ है, हम वहां से भी इंडिया में भी ला सकते हैं। आपका सिंगापुर, मलेशिया, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश डेस्टिनेशन मार्केट है। हमारी पहुंच ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा नहीं है, हम वहां भी एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा हम अपना फैलाव करेंगे अलग अलग देशों में, सोर्स साइड से भी और डेस्टिनेशन साइड से भी, उतना ज्यादा आसान रहेगा, ग्लोबल टर्मोइल को हम अवॉइड कर पाएंगे। ओके, तो मनीष जी, कहीं मैं पढ़ रहा था कि आप लोग B2C स्पेस पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हो, ताकि एजेंट को अगर साइडलाइन कर दिया जाए और डायरेक्ट कस्टमर पे आया जाए तो मार्जिन को और बेटर कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी है क्या? ऐसा भी कुछ गोइंग फॉरवर्ड आप लोग प्लान कर रहे हो? सर करेंटली हम सिर्फ B2B करते हैं, बट हाँ हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में है कि हम B2C में भी जा सकते हैं। ओके, और उससे मार्जिन पे कुछ बेनिफिट आएगा क्या? हाँ, थोड़ी बेनिफिट आएगी, बट हमें लगता है कि हम जिस स्पीड से अभी B2B में ग्रो कर रहे हैं, ये हमें बहुत ज्यादा मौका देता है ग्लोबली एक्सपैंड करने का। B2C में ग्लोबल एक्सपेंशन थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। एक चीज और मनीष सर, जो की कस्टमर है कंपनी के, वो कितना भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं? क्या कंसंट्रेशन है उसका? कुछ अगर आप परसेंटेज मुझे बता पाओ तो। हमारा 90% रेवेन्यू यूके से आता है। Okay. यूके में टॉप 10 यूनिवर्सिटी रफली 60% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। ओके, और यूके को मिटिगेट करने के लिए कौन से मार्केट्स को आप अभी केटर कर रहे हो? अभी हम आयरलैंड, यूएसए में बहुत फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा रिस्क थोड़ा सा कम हो, और अगर यूके में बाई चांस कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो हम अपने स्टूडेंट्स को
यूएसए और आयरलैंड का भी ऑप्शन दे सके। ओके विकास सर, दो चीज़ें और पूछूंगा। वो एक करेंसी वाला पार्ट रह गया था कि अगर यूके की करेंसी स्ट्रेंथ लेती है तो आपके लिए एक ऑलरेडी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन या रेवेन्यू सोर्स हो सकता है। सो ये इंटरनेशनल करेंसीज आपके लिए कितना बेनिफिशियरी है इनकी स्ट्रेंथ। और दूसरा, क्योंकि ये ओएफएस का हिस्सा है, सो ओएफएस इसके बाद कोई और ये पहले तो कौन एग्जिट कर रहा है, किसकी तरफ से ये स्टेक सेल हो रहा है, दूसरा कोई और फर्दर ओएफएस गोइंग फॉरवर्ड? जी समझिए, क्षमा चाहता हूँ, पहले आपको जवाब नहीं दिया इसका। करेंसी से हाँ हमें बेनिफिट मिलता है। हमारी जितनी भी आय होता है वो फॉरेन करेंसी में आती है। तो देखा गया है हर साल पाउंड या डॉलर के कंपेयर में इंडियन रुपी डेप्रिशिएट करती है, तो उसका 2 से 3% हमें बेनिफिट हर साल मिलता है। ठीक है जहां तक आपका जी, प्रमोटर का स्टेक की बात है। प्रमोटर का स्टेक का सवाल था, जी 100% फैमिली ओन्ड कंपनी है। ठीक तो है। प्रमोटर अपना 20% भी डाइल्यूट करेंगे। आगे चल के सेबी का नॉर्म्स है, तो इसलिए अगले 3 साल में 5% और डाइल्यूट करेंगे। ओके एक और चीज़ मनीष सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसको आप फर्दर कैसे इन्हांस करने की सोच रहे हो? सर हमारे प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सभी एजेंट, ग्लोबली बेस्ड एजेंट को एक एक्सेस देती है कि वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने से भी वो हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सके। ओके सिंस अब हम आईपीओ आने से कंपनी थोड़ी लाइमलाइट में आ गई है, हम कोशिश करेंगे कि अपने प्लेटफॉर्म को और स्ट्रांग बनाएं ताकि कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना आए उस पर। ओके और लास्टली विकास सर, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हो, आप बहुत सारी कंट्रीज़ को डील करते हो, कई कंट्री में एक्सपैंड करने भी जा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपके सामने कंपटीशन भी काफ़ी होगा, और आप सालों से देख रहे हो, आज से नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है आप डिकेड्स इन कंपटीशन को डील कर रहे हो। ये कैसे आप मैनेज करते हो, और गोइंग फॉरवर्ड क्या वैल्यू एडिशन आप मतलब हमारे निवेशकों को बताना चाहोगे, क्या वैल्यू एडिशन लेकर आने वाली है कंपनी? समझिए, आपने सही कहा, दशकों से कंपटीशन है, बट कंपटीशन हर इंडस्ट्री में होता है। मोनोपोली आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, कंपटीशन हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है। हम अपने क्लाइंट को बेहतर सर्विस दे सकते हैं, टाइमली पेमेंट कर सकते हैं, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें जिससे कि वो बहुत आसानी से अपने एप्लीकेशन सबमिट कर पाए। आज के डेट में हमारा टोटल रेवेन्यू स्टूडेंट कंसल्टेंसी से आता है। आगे चल के हम लोन, अकोमोडेशन और फॉरेक्स की सर्विसेज भी अपने प्लेटफॉर्म में ऐड करना चाह रहे हैं, जिससे ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों के लिए और एजेंट के लिए। वो सब कुछ एक ही जगह पे कर पाएंगे। इससे उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। इंस्टेड की अलग अलग जगह पे जाकर के लोन के लिए अलग जगह जाए, फॉरेक्स के लिए किसी और कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में उनको सब सहूलियत मिल जाएगी। तो विकास सर, एक चीज़ और मतलब सामने आई है बात, तो पूछ लेता हूँ कि क्या किसी पर्टिकुलर तरह की पढ़ाई भी डिमांड में रहती है इस समय, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो करियर ऑप्ट कर रहे होंगे, सो उनके लिए क्या कोई नई तरह की पढ़ाई या कोई नई तरह की स्ट्रीम जिसकी एक अच्छी डिमांड आ रही है एक अच्छी मार्केट में? जी समझिए, आज के डेट में एआई और डाटा साइंस का सबसे ज्यादा बोलबाला है। ठीक है। बच्चे बहुत ज्यादा डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंस, एआई पे फोकस करते हैं। ओके इंडिया में अगर मैं देखूं तो बिजनेस एनालिटिक्स एंड बिजनेस कोर्सेज बहुत पॉपुलर है। ओके इसके अलावा स्टेम कोर्सेज के लिए यूएस लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। ओके आर्ट एंड डिजाइन आपका चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में ज्यादा पॉपुलर है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग कोर्सेज ज्यादा पॉपुलर है। यही मैं अगर अफ्रीका देखूं तो वहां पे हेल्थ साइंस ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू बिजनेस और बाकी कोर्सेज के। तो ये सर जो चेंजिंग ट्रेंड है इन एजुकेशन मार्केट, वो तो शायद सबसे पहले आप ही को ही समझ में आता होगा। जी सर, हमें काफी हद तक डिमांड पहले दिखाई देती है कि बच्चा किस कोर्स में ज्यादा अप्लाई करना चाहता है। ये बढ़िया है सर। मतलब अगर आपको अगर ये आइडिया आ रहा है तो गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड जो है मार्केट का वो समझ में आ जाएगा। अगर एआई की डिमांड आपको तो शायद 6-8 महीने पहले समझ में आ गई होगी जब ये मार्केट में आनी शुरू हुई होगी। जी सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया।
और अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ के लिए भी। और बहुत स्ट्रांग नंबर एंकर साइड पे देखने को मिले हैं। आज से खुला है आईपीओ, तो उम्मीद करते हैं आगे चल के ओवरऑल नंबर्स भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आपका भी, और मनीष जी आपका भी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए और नंबर्स के लिए। आगे चल के एक बढ़िया लिस्टिंग के बाद आपसे आगे मुलाकात होती रहेगी। लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू धन्यवाद, जी। धन्यवाद सुमित जी। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार वापस जरा सारे ग्राफिक्स लेकर आइए कि किस तरह से आईपीओ का डिटेल है, जो अभी हम थोड़े पहले देख भी रहे थे। आईपीओ आज से खुला है और आज से लेके ये आईपीओ अभी खुला रहेगा। 9 तारीख के आसपास की कहीं लिस्टिंग होगी। आईपीओ में ओएफएस जरूर है, लेकिन वो सेबी के नॉर्म्स भी हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। एंकर इन्वेस्टर से 258 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेज किए जा चुके हैं। और एंकर इन्वेस्टर में जो नाम है वो मार्की नेम है सारे के सारे। सोसाइटी जनरल से लेके, पाइनब्रिज से लेके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से लेके, इनाम ग्रुप है, अबाकस ग्रुप है, 361 इक्विटी है, मोतीलाल ओसवाल है, बंधन है। ये सारे बड़े नाम यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे एंकर बुक में। और ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स इधर अप्लाई या नॉट रेटेड है, जिसमें केनरा बैंक अप्लाई, एसबीआई कैप अप्लाई, चॉइस अप्लाई, वेंचुरा अप्लाई, बीपी वेल्थ अप्लाई, और एक्सिस की तरफ से कोई रेट फिलहाल नहीं आता हो दिखाई पड़ा। तो ये तमाम डिटेल मैनेजमेंट को भी आपने सुना। और ये अगर आप यहाँ पर कोई भी रणनीति बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जरा उनकी भी राय ले ली जाए। जैन साहब, अभी आप मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे। मैं मानता हूँ आपका आमतौर पर प्रिंसिपल सेम है कि आप ओएफएस को अवॉइड करते हैं। कोई राय आप रखते हैं क्या यहाँ पे? नहीं सर, मैं ओएफएस अवॉइड करके चलूंगा। 100% ओएफएस है। और ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि फ्रेश इशू क्यों नहीं ला रहे हैं, अपना हिस्सा क्यों घटा रहे हैं, तो मैं अवॉइड करके चलूंगा। चलिए, तो जैन साहब की तरफ से भी राय आपने सुन ली, लेकिन अदरवाइज मैनेजमेंट को भी सुना, ब्रोकरेज हाउस की नोट्स भी सुने, और जैन साहब की राय भी आपके सामने रख दी गई है। तो फिलहाल अब वाह क्या आईपीओ को ही समेटते हैं।